ESOG 171 भारतीय समाज एवं वास्तविकताएं, इसका हमारा क्या रहेगा चैप्टर नंबर 5 या यूनिट नंबर हमारा क्या रहेगा 5। नगरीय भारत, अभी तक हमने जो चौथा चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने क्या किया था, भारत में गांव कैसे हैं, हमारे विलेज कैसे हैं, हमने गांव के बारे में देखा था। अब हम नगरीय भारत यानी हम शहरों की बारे में बातें करेंगे, यानी भारत के नगर कैसे हैं। नगर का मतलब आप शहर कह सकते हैं, ठीक है। अब नगरों के बारे में बात की जाएगी। उसमें जो हमारा रहेगा 5.2 क्या रहेगा, नगरीयकरण और उसका विस्तार। यानी भाई भारत में जो हम पहले भारत का अगर शुरुआत देखोगे तो हम लोगों ने गांव से शुरू किया। हम भारत में तो गांव होते थे, लेकिन भारत में जो नगरीयकरण था उसका विस्तार कैसे हुआ, या भारत में नगरवाद की शैली कैसे आई। यानी 5.2 में देखेंगे, जैसे क्वेश्चन आ सकता है भारत में नगरवाद और इसका विस्तार बताइए। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा 5.3 का स्वतंत्रता पूर्व भारत में नगरीकरण, यानी आज़ादी के बाद भारत में जो नगरीयकरण हुआ, यानी जो यहाँ पर नगर बने, भाई अलग अलग कह सकते जो शहर, बड़े बड़े शहर बने, उसमें नगरीयकरण कैसे हुआ। पारंपरिक शहरों का वर्गीकरण या प्राचीन और मध्य काल भारत में जो नगर थे उनका उपनिवेश के अधीन नगरीकरण, यानी हमारा जो पूरा नगरीयकरण था वो कैसे रहा 5.3 में। नेक्स्ट हमारा रहेगा 5.4 रहेगा स्वतंत्र भारत में नगरीकरण, यानी आज़ादी के बाद हमारा नगरीकरण कैसे रहा। नेक्स्ट फिर हमारा रहेगा 5.5 में रहेगा ग्राम नगरीय सत्यक, यानी गांव और नगरों में कैसा नगर है, ग्राम और नगर कैसे हैं इसको। फिर लास्ट में बिल्कुल आएगा 5.6 रहा है भारत में नगरीयकरण के मुद्दे, यानी भारत जो है उसमें नगरीयकरण जो है उसके कौन कौन से मुद्दे हैं वो लास्ट में बिल्कुल रहेगा, ठीक है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था हमारा क्या रहेगा 5.2 नगरीयकरण का विस्तार, ठीक है। पूरा मैं बुक से बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो नगरीयकरण का विस्तार, बहुत साधारण ढंग से कहें तो नगरीयकरण एक प्रक्रिया है। अगर बोलें तो नगर, देखो भाई पहले गांव भैया होता है, गांव से हम लोग क्या होगा शहर बसने लग जाए या शहर की बसावट में आ जाए, यानी नगरीयकरण क्या है एक प्रक्रिया है, ठीक है। ऐसा नहीं था पूरी दुनिया में सबसे पहले शहर ही बन गए थे, पहले तो भैया गांव ही था, ठीक है। यानी पहले विलेज थे, विलेज से कह सकते हैं सिटी में तब्दील हुआ। ये क्या है एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें लोग गांव से शहर की तरफ जाते हैं जहां पर आर्थिक क्रियाएं और गैर कृषि व्यवसाय में व्यापार वाणिज्य कारखाना अन्य क्रियाकलाप करते हैं। यानी नगरीयकरण एक क्या है प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है गांव को लोग शहरों में जाते हैं, गांव के लोग शहरों में जाते हैं और शहर जो गांव के लोग शहर से जाएंगे वहां पर क्या करेंगे आर्थिक क्रियाएं करेंगे भैया, व्यापार करेंगे, या कह सकते हैं शहरों में गैर कृषि व्यवसाय कार्यों में वो लोग लगे रहते हैं। जैसे भैया के मान लो कि कोई कारखाना है, मिल है, फैक्ट्री है, उत्पादन है, इस प्रशासनिक अन्य क्रियाकलापों को करते हैं, इस प्रकार के काम करें। गांव में तो खेती किसानी होती है, लेकिन शहरों में कह सकते हैं कि जहां पर खेती किसानी नहीं होती, यानी उसको हम क्या बोलेंगे शहर बोलेंगे, यानी वहां पर खेती किसानी नहीं होती। लोगों की यह गतिशीलता मात्र जनसंख्यकीय, स्थानीय और व्यवसायिक अर्थ में नहीं परिवर्तित होगी, बल्कि उनके जीवन की सामाजिक स्थिति पर भी प्रभाव डालती है। देखो जो नगर हैं वह व्यक्ति की सिर्फ ये नहीं है कि आर्थिक रूप से जनसंख्या की दृष्टि से या व्यावसायिक दृष्टि से उनके जीवन में बदलाव नहीं आता, बल्कि सामाजिक स्थिति में भी बदलाव होता है। यानी कहा जा रहा भैया कि गांव की सामाजिक स्थिति और शहर की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होता था। यही नहीं है कि जो शहर है वहां पर आर्थिक स्थितियां कह सकते हैं या व्यावसायिक और जो स्थानीय स्थितियां हैं उनमें फर्क होता है, बल्कि शहरों की जो सामाजिक स्थिति होती है, सामाजिक जो सामाजिक वातावरण होता है वह भी पूरी तरीके से कह सकते हैं वो भी प्रभाव डालती हैं। लुईस वेथ का विश्वास है कि नगरीकरण एक जीवन पद्धति है। लुईस वेथ क्या है एक थिंकर हैं, वो कहते हैं कि जो नगरीकरण है यानी वो क्या है एक जीवन पद्धति, यानी जीवन जीने का तरीका है, एक कह सकते हैं लाइफ स्टाइल या कल्चर है। यानी लुईस वेथ क्या कहते हैं नगरीकरण क्या है एक जीवन पद्धति है या सामाजिक संबंधों और व्यक्तियों को प्रभावित करती है। नगरीकरण क्या करता है हमारे जो सामाजिक संबंध होते हैं या व्यक्तित्व को होता उसको क्या करती है प्रभावित करती हैं। चलिए नगरीयकरण के दो पहलुओं पर प्रकाश डालें, यानी नगरीयकरण के क्या हैं दो पहलू, उनको हम देखते हैं विस्तार से। पहले हम देखेंगे नगरीयकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है। देखो नगरीयकरण ग्रामीण कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को नगरीय व्यापार और सेवा आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की प्रक्रिया, यानी नगरीयकरण के द्वारा जो हमारी कृषि आधारित ग्राम व्यवस्था थी, यानी खेती आधारित भैया जो गांव होते थे अब हमारे क्या होने लग गए नगर आधारित व्यापार और सेवा केंद्र
अर्थव्यवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ही कहते हैं नगरीकरण प्रक्रिया। पहले क्या होता है, गांव होता है, गांव में खेती किसानी होती, लेकिन वही क्या होता है, जब वो आगे प्रोसेस चलेगी, आगे प्रक्रिया चलेगी, जब लोग शहर में जाएंगे और शहर में बसेंगे तो वहाँ क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, उद्योग करेंगे, सेवा आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे। यह एक बदलने की प्रक्रिया प्रोसेस रहेगा। कोई भी नगरीय केंद्र जो नगरीय उत्पादन को खाद्यान्न तक पहुंचाते हैं बिना क्रियान्वित नहीं हो सकता। यानी कोई भी नगर होगा ना, क्या होगा, वहाँ पर अगर उत्पादन किया जाएगा तो वहाँ पर खाद्यान्न की बहुत, जैसे हमारे देश में कह सकते हैं नगरों का विकास हुआ, यानी लोग शहरों से निकल करके लोग गाँव से निकल के शहरों में गए, तो जो भैया शहर में लोग गया था उनको खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, तो क्या हुआ, गाँव से खाने पीने की चीज़ें जाने लगी ना। यानी हमें शुरू में क्या देखने मिलता है कि गाँव से खाद्यान्न पदार्थ की जो वस्तुएं होती हैं वह शहरों की ओर से पहुँचने लग गई, क्रियान्वित होने लगे। इस तरह एक प्रमुख मुख्य कारक जो नगरीय क्षेत्र में उत्पादन के समर्थ करता है वह अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निर्वाह योग्य पैदावार के अतिरिक्त पैदावार में परिवर्तन होना है। यानी कह सकते हैं कि लोग जो भैया शहरों में बसे उन्होंने अपनी आजीविका को चलाने के लिए या खाने पीने की चीज़ें वो क्या थे, गाँव पर ही निर्भर थे, क्योंकि जो गांव थे वो हमारे आत्मनिर्भर थे। शहरों में लोग जाकर के बसे ना तो वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें। दूसरा, जब लोग शहरों में बसे तो गांव से क्या है कि जो खाने पीने की मांग थी वो शहरों में बढ़ी, इसलिए जो व्यापारी होते थे वो शहरों की चीज़ वो क्या करते थे, गांव में आते थे और गांव में कई कह सकते हैं कि चीज़ों को खरीदते थे, यानी अनाज को, चीज़ों को खरीदते थे और शहर में ले जा करके उन्होंने बेचना शुरू किया। इस प्रकार से कह सकते हो कि व्यापारिक परिवर्तन या व्यापारीकरण और आर्थिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया। इसी तरह किसी भी नगरीय केंद्र की संभावना से पहले एक खास स्तर पर तकनीकी में बदलाव हो सके। जो नगर बसते हैं ना वहाँ पर कोई ना कोई तकनीकी का भी विकास होता है। जैसे आपने देखा शहरों में ज़्यादातर क्या होते हैं भाई, कारीगर होते हैं। यानी शहरों की अगर बात करें तो वहाँ पर कौन से ज़्यादा लोग रहते हैं कि जो व्यापारिक समूह है, या कैसे हैं जो लोग एग्रीकल्चर में नहीं जुड़े हुए हैं और ज़्यादातर लोग शहरों में हैं। ज़्यादातर तकनीक वाले या जो कारीगर होते शहरों में हैं। ग्रामीण बसावट की तुलना में नगरीय क्षेत्रों की अधिक जनसंख्या, यानी ग्रामीण जो गांव में, जैसे एक गांव होता है ना, गांव की जनसंख्या कम होती है, लेकिन एक नगर की जो जनसंख्या होती है वह उस जनसंख्या में बदलाव होता है, वह ज़्यादा होगी। अधिक जनसंख्या घनत्व और अधिक सामाजिक भिन्नता, यानी जो हमारे नगर होंगे उसमें जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है भैया कि 1 किलोमीटर के अंदर में कितने घर बने हुए, यानी कितने लोग रहते हैं। यानी शहरों में क्या है, यानी नगरों में क्या है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है तथा शहरों की जो सामाजिक स्थिति है उसमें वो भी अलग है। नगरीय केंद्रों में रहने वाले अधिकतर लोग उन क्रियाकलापों में व्यस्त हैं जो सीधा खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित, यानी भैया जो शहर में आदमी रहता है वही कामों को करता है जो सीधे खाद्यान्न से जुड़े नहीं। यानी शहरों में जो लोग रहते हैं वह सीधा उन कार्यों को करते हैं जो डायरेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर या कह सकते हैं कृषि से संबंधित नहीं है। इन क्रियाकलापों में जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, व्यावसायिक, धार्मिक, कलात्मक, शैक्षिक, सैन्य, राजनीतिक, प्रशासनिक कार्य, यानी शहरों में जो लोग होते हैं वो कौन से काम करते हैं भैया, औद्योगिक काम करेंगे, व्यावसायिक काम करेंगे, कलात्मक काम करेंगे, शैक्षणिक काम करेंगे, सैन्य काम करेंगे, प्रशासनिक काम करेंगे, राजनीतिक काम करेंगे, इस प्रकार के कार्यों को करते हैं। ऐसे विभिन्न क्रियाकलापों के लिए अनेक तरह की क्षमताएं की, यानी भैया की स्किल्ड काम करने के लिए जो लोग शहरों में रहते हैं उस प्रकार का काम करने के लिए उनको किसी न किसी विशेष क्षमता या विशेष स्किल या विशेष ट्रेनिंग की जरूरत होती है। या बहुलता या भिन्नता प्रदर्शन, यानी ये बहुलता और भिन्नता को बताती है। यहाँ शहर से ज़्यादा सामाजिक भिन्नता, यानी शहरों में क्या है भैया, सामाजिक भिन्नता बहुत ज़्यादा है। यानी गांव की अपेक्षा अगर शहरों को देखेंगे तो सामाजिक भिन्नता होती है। नगरीय केंद्र धनी और गरीब, शासक और शासित, बेचने वाला, खरीदार, कारीगर और व्यापारी का घर होता है। यानी नगरों में किनके लोगों के घर होते हैं भैया, नगर में केंद्र के जो धनी लोग हैं, धन्ना सेठों का घर। शहरों में तो होता है, अमीर आदमी कहाँ घर बनवाएगा, गांव में थोड़ी बनवाएगा, शहर में बनवाएगा। गरीबों को भी घर होते हैं। अगर बात करें शासक और शोषित वर्ग, यानी शासक वर्ग जो रहता है वो खरीदार और बेचने वाला का घर क्या होगा, शहर में, नगर में होगा। कारीगर और व्यापारियों का घर भी कह सकते हैं कि नगरों में ही होता है या नगरों में ही उनके घर भी बने होते हैं। ठीक है, यानी नगरों में उनके भी घर बने होंगे। आगे दिखे, नगरीय क्षेत्र केंद्रीकृत राजनीतिक
प्रक्रिया में ये जो नगर होते हैं वह केंद्रीकृत जो राजनीति उसमें लगातार वह जुड़े रहते हैं, जो राज्य के नगरीय क्षेत्रों में प्रशासनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक लोगों की जनसंख्या गणना करता है। यानी जो नगर हैं वह राज्य के कार्यों में कह सकते हैं या प्रशासनिक कार्यों में ज़्यादातर लोग उसमें शहरों की ज़्यादा जो संख्या है वह राज्य के कार्यों में ज़्यादातर लगी रहती है। नगरीयकरण इस तरह से नौकरशाही और लोगों के एक वर्ग को जन्म, यानी नगरीयकरण के द्वारा क्या हो सकता है, नौकरशाही यानी ज़्यादातर जो नौकरशाही के लोग हैं या नौकरशाही, यानी नौकरशाही का मतलब होता है कि ज़्यादातर कह सकते हैं कि जो सरकारी नौकरी या कह सकते हैं कि प्रशासन में जो नौकरी उसी को नौकरशाही बोलते हैं। नौकरशाही के लोगों का शहरों के कारण क्या होता है, उनको जन्म होता है, जो पूर्णकालिक आधार पर प्रशासक होते हैं। यानी कह सकते हैं कि पूर्णकालिक आधार पर भी है। जैसे आप बात करेंगे कोई किसी की सरकारी नौकरी लग जाती है तो क्या पूरी जिंदगी प्रशासक ही रहता है। मान लो कोई से का नौकरी लग गया है, आईएएस बन गया है, आईपीएस बन गया है, तो लगभग रहेगा ना कुछ वर्षों तक उसका रहेगा, यानी वो पूरे जीवन क्या रहते हैं, प्रशासक ही बने रहेंगे। सबसे पहला प्रशासक वर्ग जिसे हम जानते हैं वह चीन के मैड्रियान हैं। यानी कहते हैं चीन में जो सबसे पहले विदेशों में, यानी सबसे पहले अगर चीन में हुआ तो वहाँ पर सबसे पहले जो प्रशासक वर्ग था वो मैड्रियान है। नगरीयकरण के विचार को और अधिक विस्तृत से और अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। यानी नगरीयकरण का जो विचार है उसे और कह सकते हैं डीप में और उसे और भी अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है जब इसे प्रसार और संस्कृति संक्रमण के विचार का सैद्धांतिक रूप वर्णन किया। यानी जब नगरीयकरण का संस्कृति इसमें कैसे हुई इस सिद्धांत का वर्णन किया जाएगा तो हम इसका विस्तार कर सकते हैं। नगरीयकरण को या तो अंत समाज या अतरा समाज प्रसार के रूप में, यानी या तो नगरीकरण को कह सकते हैं कि समाज का क्या हुआ, समाज बढ़ा या समाज का विस्तार हुआ, या इसके रूप में हम नगरीकरण को समझ सकते हैं। अर्थात नगरीय संस्कृति एक ही समाज के विभिन्न भागों में फैल सकती है। यानी नगरीय संस्कृति होती है वह समाज के विभिन्न भागों में फैली रहती है, जैसे अलग अलग शहर वहर बने रहते हैं उस आधार पर लोग करें। यानी जो सामाजिक संस्कृति होती है वह हमारी क्या होती है, अलग अलग संस्कृतियों में क्या कर सकते हैं, वह फैल सकती है या फैली रहती है। यह संस्कृति या तो राष्ट्रीय सीमा को पार कर सकती है या दूसरे समाज को में फैलता है। यानी जो शहर की, भाई आपने देखा होगा शहर का जो कल्चर है वो गांव में जाता है, यानी शहरों का जो कल्चर होता है वह दूसरी संस्कृति को प्रभावित करेगा। आपने देखा होगा गाँव के कल्चर जो शहर का कल्चर है गाँव में भी पहुँच रहा है, उसी को यहाँ बताया जा रहा है। एक प्रक्रिया जो यहाँ पर जिस प्रक्रिया की बात करें, अगर एक प्रक्रिया की बात करें, एक प्रक्रिया जो प्रसारित सांस्कृतिक संक्रमण में सहायक होती है वह प्रक्रिया जिसके तहत व्यक्ति भौतिक पदार्थ या व्यवहारिक पैटर्न्स, सामाजिक संगठन, ज्ञान, अंग का ज्ञान, इन समूहों को सीधे तौर पर ग्रहण करता है, जिसकी संस्कृति उसके अपनों से कुछ अलग, कभी कभार राजनीतिक अध्ययनों से भिन्न होगी। इसी तरह नगरीकरण तब हो सकता है जब दो संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आए, तब वह उच्च स्थिति वाला व्यक्ति जबरदस्ती सौम्य से अपनी संस्कृति के जीवन के तरीकों को दूसरे पर थोप देगा। यानी नगरीकरण जो है उसमें कह सकते हैं कि संस्कृति का भी विकास होता है, यानी उसमें संस्कृति ये जो हमारा कल्चर होता है उसमें भी बदलाव होता है या उसको भी चलता है। यह एक तरीका है जो पश्चिमी उपनिवेशवाद को अपने शासित देशों में चलाया और नगरीकरण को पश्चिमीकरण के समानार्थी आर्थिक, यानी नगरीकरण को क्या कर सकते हैं कि पश्चिमी देशों ने समानार्थी और सांस्कृतिक रूप में बताया है। जब नगरीय केंद्र अनेक प्राचीन सभ्यताओं में से हैं तो इनका विकास धार्मिक, व्यावसायिक और राजनीतिक बसावट पर आधारित है। यानी कह सकते हैं कि जो नगर हैं उनका जो आधार है भैया, हर नगर का यानी हर शहर का जो आधार है, किसी का धार्मिक आधार है। जैसे आप भारत में किसी शहर में चले जाओ उसकी ना कोई पहचान है, धार्मिक पहचान है, सांस्कृतिक पहचान है, राजनीतिक बसावट पर पहुँचकर भारत में बनारस को देखा जा सकता है एक उदाहरण के रूप में, जिसे एक पवित्र मिश्रण कहा जाता है, जबकि सूरत का जो गुजरात है वह व्यापारिक शहर। जैसे मैं बोलूं कि वाराणसी भैया तो उसको क्या धर्म की नगरी बोला जाता है, एक धार्मिक उसकी पहचान है। उसी प्रकार से जैसे हम सूरत की बात करेंगे तो सूरत भैया कपड़ों के लिए, किसके लिए बहुत फेमस है, कपड़ों के लिए। यानी जो शहर हैं वह अपनी अलग संस्कृति, अपनी अलग बसावट या अपनी अलग अलग पहचान के रूप में भी बहुत ज़्यादा, और दिल्ली हमेशा से एक राजनीतिक केंद्र, अगर देखो जो शहर हैं उनकी अलग अलग पहचान है। सभी केंद्रों की अगर बात करें या हम सभी शहरों की बात करें तो अपनी अलग अलग जो पहचानें होती हैं उससे क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। ठीक है, उसी प्रकार से दिल्ली भैया, दिल्ली में देखोगे तो नेता मंत्री वहीं पर तो रहता है। दिल्ली भी तो एक नगर है, फिर भी वहाँ पर नेता लोग रहते हैं।
अगर हम वाराणसी की बात करें तो धार्मिक लोगों की नगरी है। वहीं पर अगर आप अहमदाबाद की बात करेंगे या सूरत की बात करेंगे तो वो व्यवसायिक केंद्र बन गए। यानी यह जो हमारे बड़े बड़े नगर हैं या कह सकते जो नगर हैं वो अपनी उनकी अलग अलग पहचान है। जैसा हमने देखा कि नगरीयकरण अनेक पहलुओं को संकलन करने वाले, यानी नगरीयकरण में कई सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी रहती हैं। ठीक है, आप देखेंगे नगरवाद एक जीवन शैली के रूप में, यानी जो कह रहे हैं कि नगरवाद है या जो शहर है वह एक जीवन शैली, भैया जीवन जीने का एक तरीका है बताया जा रहा है। देखो लुईस वेथ ने अपनी किताब नगरवाद एक जीवन शैली पद्धति के रूप में लिखते हैं कि शहरों में रहना प्रभावित करता है कि हम एक दूसरे से कैसे बात करते हैं। यानी कह रहे हैं भैया शहर में रहना बताता है कि हम एक दूसरे से भैया कैसे बातें करते हैं, या हमारे व्यक्तित्व को, यानी शहर में जो व्यक्ति रहता है उसको व्यक्तित्व भी बताता है कि वो कहाँ रहता है, यानी उसके बातचीत करने का ढंग बता रहा है। ये कह रहे हैं कि जो गांव का व्यक्ति होगा वो जो बातचीत करेगा उसके बातचीत करने का तरीका अलग होगा, जो व्यक्ति शहर में निवास करेगा उसके बातचीत करने का तौर तरीका जो होगा वह बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, यानी उसको वह शहर की अपेक्षाकृत बड़ा, घना और सामाजिक रूप से व्यक्तियों में अस्थायी बसावट के रूप में चित्रण करते हैं। नगरीय लोगों में अनेक तरह से सामाजिक संबंधों या व्यवहार के पैटर्न में यानी जो नगर के लोग होते हैं, यानी जो शहर के लोग होते हैं उनमें जो संबंध होते हैं, जो रिलेशन होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें एक बदलाव हमें देखने को मिलता है। यानी ठीक है, उनमें नए नए पैटर्न यानी नए नए तरीकों का जन्म होगा। यानी नगर के लोगों में अगर देखोगे तो सामाजिक संबंध, यानी भैया नगर के जो लोग, शहर के जो लोग होते हैं, देखो वहाँ पर अलग अलग गाँव से लोग बसे हैं तो वहाँ पर जो होगी वहाँ पर बहुत ज़्यादा विविधता होती है। और लुईस वेथ ने तर्क देते हैं कि शहरों का प्रभाव शहर से ज़्यादा है, यानी कह रहे हैं कि शहरों का प्रभाव जो है वह बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, यानी कहते हैं इसी तरह शहर करीब के गांव के साथ साथ दूसरे समुदाय को भी अपने कक्ष में ले लेता। देखो कह रहे हैं कि भैया जो शहर होता है ना, आसपास के जो गांव होते हैं ना, उसी की तरह आपने देखा है ना शहरों का प्रभाव गांव पर बहुत ज्यादा पड़ा है। आपने देखा ना आज जो गांव थे वो पूरी तरह से शहर बन रहे हैं, यानी भैया गांव का जो आदमी है वो शहर के आदमी से बहुत ज्यादा प्रभावित, यानी शहर में अगर अलग कल्चर है, अलग संस्कृति है तो उसका आसपास को गांव होगा ना, उस शहर की संस्कृति में धीरे धीरे भैया क्या होगा, ढल जाएगा। यानी शहर उसको अपने समुदाय में, कक्ष में ले लेता है। दूसरे शब्दों में नगरीयकरण एक जीवन के रूप में, यानी जो दूसरे शब्दों में अगर कहें जो नगरीयकरण है वह एक जीवन जीने के रूप में शहरी लोगों के लिए खास नहीं, क्योंकि शहर का प्रभाव इसमें प्रशासनिक सीमा को दूर करता है। संक्षिप्त में नगरीयकरण इसकी जनसंख्यक अर्थ में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के रूप को प्रारूप, यानी नगरों की जो संख्या भैया वो बढ़ती रहती है और नगरों को ज़्यादातर अगर बोलेंगे तो हम सिर्फ प्रशासनिक सीमा से दूर तक फैलाता है, यानी नगर जो होता है वह प्रशासनिक सीमा तक फैला रहता है, लेकिन इसकी जो जनसंख्या होती है वह वृद्धि के प्रारूप को भी बताता है। देखो सामाजिक और समाज शास्त्रीय परंपरा में अगर देखें तो नगरीयकरण एक अलग तरह से जीवन को दर्शाता है। यानी अगर सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा में देखें तो नगर जो है उसका जो लाइफस्टाइल है, जो जीवन जीने का तरीका वो अलग है। खासकर शहर में रहने के अर्थ में ग्रामीण जीवन में शहरी जीवन में परिवर्तन। देखो गांव का जो व्यक्ति है उसका जीवन अलग है, जो शहर में व्यक्ति है उसका जीवन अलग, यानी दोनों व्यक्ति जो है नहीं भैया, गांव वाला इंसान जो गांव में रहता है, जो व्यक्ति शहर में रहता है, उसमें दोनों में परिवर्तन होगा। ठीक है, यानी उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें चेंज या परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। आगे देखा नगरीयकरण सांस्कृतिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को लागू करता है, यानी नगरीयकरण के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक यानी सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया इस पर लागू होती है, जहां पर लोग भौतिक और अभौतिक संस्कृति, व्यवहारिक पैटर्न, संगठन के प्रारूप और विचार बनता है जो शहर से अलग होता है। यानी शहरों के लोगों जो होता है उनका सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, भौतिक और सांस्कृतिक जो चीज़ें होती हैं वह जो विचार होते हैं पूरी तरीके से बनता है, जो शहरों से एक शहर को दूसरे शहर से अलग करेगा, ग्रहण करते हैं। यद्यपि संस्कृति का प्रभाव दोनों तरफ से होता है, दोनों ओर शहर की तरफ, शहर के बाहर यहाँ पर ठोस सहमति है कि शहरी संस्कृति बाहरी प्रभाव के लोगों पर अधिक होता है। यानी शहर की जो संस्कृति होगी ना उस पर बाहरी लोगों का प्रभाव ज़्यादा होगा, इसकी तुलना में जो बाहरी संस्कृति होगी शहर की लोगों पर होगा। देखो कह रहे हैं कि जो हमारे शहर की संस्कृति होती ना उसका जो प्रभाव है ना दूसरे लोगों पर बहुत ज़्यादा होता है, दूसरे लोगों का जो संस्कृति का प्रभाव होता है वो शहर के लोगों पर कम पड़ता है।
ठीक है। यानी शहर का जो संस्कृति सभ्यता होगी ना, उससे दूसरा व्यक्ति या दूसरा समाज या दूसरे लोग होंगे वो जल्दी प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन दूसरे सभ्यता संस्कृति से शहर के लोग जल्दी प्रभावित नहीं होते या प्रभाव नहीं पड़ता है। नगरीकरण को इस प्रकाश में देखने का परिणाम है कि जिसे टॉयबिन ने विश्व का पश्चिमीकरण कहा है। यानी इसको बहुत सारे इतिहास करते हैं कि पश्चिमीकरण हो रहा है, यानी पश्चिम के जो देश हैं जैसे उनकी सभ्यता, जैसे उनका कल्चर है, जो नगर बन रहे हैं, नगर भी उन्हीं का क्या बोला गया है, नगर भी उनका क्या है, एक प्रकार से टॉय यानी के अणु के रूप हैं। औद्योगिक अर्थव्यवस्था पश्चिमी उपनिवेशवाद के माध्यम से फैली। यानी औद्योगिक जो अर्थव्यवस्था पश्चिमी उपनिवेशवाद, यानी जो पश्चिम जो था, पश्चिम का मतलब जो हमारे मध्य एशिया वाले जितने भी लोग हैं, यूरोप हैं, जो यूरोप के देश हैं, उनको अगर यूरोपियन जो कंट्री हैं उन देशों ने उपनिवेशवाद के द्वारा उन्होंने औद्योगिक अर्थव्यवस्था को फैलाने में पहुंचाया। विश्व में पूंजीवाद की पहुंच बढ़ी। यानी जैसे शहरीकरण है, नगरीयकरण है, ये क्या करता है, ये कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद के इसके माध्यम से उपनिवेशवाद बढ़ा और औद्योगिक अर्थव्यवस्था जो है इसी के द्वारा बढ़ी है, और पूंजीवाद भी कह सकते हैं इन्हीं की देन है। यानी नगर जो हैं वह कह सकते हैं कि पश्चिमी सभ्यता को, पश्चिमी कल्चर को, या कह सकते हैं कि जो यूरोपियन संस्कृति है उसको उन्होंने जल्दी अपनाया है या उन्होंने जल्दी उसको ऑप्ट कर लिया, यानी उसको जल्दी ग्रहण कर लिया है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे जो हमारा रहेगा 5.3 क्या रहेगा देखिएगा, इसको भी ध्यान से देखिएगा। स्वतंत्रता पूर्व भारत में नगरीय, भैया आज़ादी से पहले भारत में जो नगरीकरण था वो कैसे हुआ। ठीक है, यानी आज़ादी से पहले हमारे देश में नगरों का विकास कैसे हुआ। आप सबने सुना होगा कि हमारे यहाँ पहले क्या था, देखा होगा ना कि सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो आपने, फिर वैदिक सभ्यता देखा। यानी भारत में नगरों का विकास कैसे हुआ, क्योंकि हमारे देश में पहले क्या थे, गांव थे, तो गांव से हमारे देश में नगरों का विकास कैसे हुआ। आज़ादी से पहले भारत में नगरीयकरण, यानी नगरीयकरण किस प्रकार हुआ, एक क्वेश्चन रहेगा। आगे देखिए क्या रहेगा इसको, भारतीय संदर्भ में नगरीयकरण अक्सर औद्योगिकरण और अंग्रेजों के साथ आने के साथ जोड़ा गया है। यानी भारत में जो भैया औद्योगिकरण हुआ है वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों के आने के बाद ही जोड़ा जाता है, या अंग्रेजों कह रहे हैं कि भारत में जो औद्योगिकरण है वह अंग्रेजों के आने के बाद हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। उपनिवेशवाद वाणिज्यिक और व्यापारिक के क्रियाकलापों ने औद्योगिकरण को व्यवसायिक को जन्म दिया। यानी जो भारत में जो उपनिवेशवाद आया उसने वाणिज्यिक गतिविधियों को, व्यापार की गतिविधियों को, औद्योगिक व्यवसायिक को जन्म दिया, जिसने संपूर्ण नगरीय केंद्रों को जन्म दिया। यानी कह रहे हैं कि भारत में अंग्रेजों के आने के बाद संपूर्ण रूप से नगरीय केंद्रों का जन्म हुआ, लेकिन भारत में नगरीकरण कोई नई घटना ही थी। देखो कह रहे हैं कि अंग्रेजों के आने के बाद भारत में जो नगरीकरण था वो तेजी से हुआ, यानी व्यावसायिक केंद्र और व्यापारिक नगर हैं वो जल्दी तेजी से बने, लेकिन भारत में जो नगरों की बसावट थी या नगरीकरण था वह कोई नई चीज नहीं थी। यानी कह रहे हैं कि भैया अंग्रेजों से आने से पहले भी भारत में नगर विकसित हो रहे थे या नगरीकरण भारत में चल रहा था। भारतीय इतिहास में नगरीकरण का जिक्र है, यानी भारत के इतिहास में नगरीकरण केंद्रों का जिक्र है। वास्तव में सबसे पहला शहर उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में, यानी भारत में अगर हम बात करें, हम अपनी सभ्यता की बात करें तो भारत में जो पहला शहर है, जो पहला नगर है उसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी आप सबने जाने। यानी जो हमारी वैदिक सभ्यता थी वो गांव की सभ्यता थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो पूरी तरीके से आपने इतिहास में पढ़ा हो नगरीय सभ्यता के रूप में जानते हैं। यानी अंग्रेजों से आने से पहले, वैदिक सभ्यता से पहले भी हमारी क्या थी, एक नगरों की सभ्यता थी। यानी भारत में जो नगरीयकरण है वह काफी बहुत पहले से, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, यहाँ बहुत सारे पहलू हैं जिन्होंने भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया में सहयोग दिया। यानी कई सारे पहलू हैं जिन्होंने भारत में नगरीकरण को सहयोग किया है। कृषि में अतिरिक्त उत्पादन जो एक तकनीकी हस्तक्षेप का परिणाम है, जहाँ उन पहलुओं में से एक है जिन्होंने व्यवसाय में विभेदीकरण और केंद्रीय राजनीति के संचरण में परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। नगरीय केंद्रों का परिणाम वृद्धि है। कृषि पदार्थ से सहयोग से स्रोतों के जरिए शहर आंतरिक गांव पर आत्मनिर्भर थे। देखो क्या करें, भारत में जो नगरीकरण हुआ है उसमें अगर बोलें तो भारत में जो कृषि का अतिरिक्त उत्पादन हुआ वो एक कारण है। देखो भारत के जो लोग थे, ध्यान सुनना क्या कह रहे हैं, भारत के जो आदमी थे, भारत के जो लोग थे भैया, उस शहरों से गांव से निकल करके शहरों में उन्होंने बसे लोग। ठीक है,
गांव से निकल के भारत में लोग शहरों में बसना शुरू किया। जब लोग शहर में बस गए तो उनको खाने की ज़रूरत पड़ी, उनको पीने की ज़रूरत पड़ी, उनको यानी खाद्यान्न पदार्थों की ज़रूरत हुई। और जो गांव में जो कृषि में उत्पादन होता था, कृषि में अतिरिक्त उत्पादन हुआ, यानी जितना खाने पीने की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा उन्होंने उत्पादन किया। जब गांव के लोगों ने अतिरिक्त उत्पादन किया तो क्या हुआ, जो अतिरिक्त उत्पादन था उसको व्यापारियों ने, गांव में जो अतिरिक्त उत्पादन था उसको व्यापारियों ने खरीदा और व्यापारियों ने उसको खरीद करके शहर में लाते गए, यानी इसको कह सकते हैं। ऐसे इस प्रकार से भारत में जो नगरीय था, नगरीकरण बढ़ा और इससे व्यापारीकरण भी बढ़ा। इस प्रकार से हमारे देश में क्या, यानी भैया गांव का आदमी जब शहर में बसा, ठीक है, यानी गांव के लोग जब शहर में बसे और गांव में जो था कृषि में अतिरिक्त उत्पादन हो रहा था और अतिरिक्त उत्पादन जो होता था वह शहर के लोगों के लिए जरूरत बना और उनको या कह सकते हैं कि व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ी, यानी ये उसका परिणाम मार्ग, यानी हमारी जो संरचना थी उसमें परिणाम। इतिहासकार कहते हैं ने फ्रांस के मध्यकालीन शहरों पर लिखते हुए यह अवधारणा दी है कि शहर गांव से जुड़ा है, जहां एक तरीके से कृषि पदार्थों के अतिरिक्त उत्पादन लिया जाता है। कह रहे हैं कि जो हमारे नगर थे वो पूरी तरीके से गांव से जुड़े हुए थे। अगर गांव में जो कृषि का उत्पादन होता था उन्हें ला करके शहरों में बेचा जा सकता है, यानी जो नगर हैं वह आत्मनिर्भर नहीं है, यानी नगर जो है भैया वो पूरी तरीके से गांव पर आधारित हैं। अगर गांव में कृषि का उत्पादन नहीं होगा तो शहर के लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा, यानी उनको खाद्यान्न पदार्थों की किल्लत होगी, ठीक है। भारतीय संदर्भ में नगरीकरण केंद्रों के लिए ग्राम अतिरिक्त उत्पादन का एक स्रोत और आजीविका बने, यानी जो गांव में जो अतिरिक्त उत्पादन होता था, यानी खेती किसानी में जो गांव में जो अतिरिक्त उत्पादन होता था वह शहरों के लिए आजीविका बन गए। इतिहासकार पीके बसंत बताते हैं कि नगरीय केंद्र गांव से बचा हुआ अनाज लाने के लिए अनेक तरह के तकनीकी का विकसित करने लगे, यानी जो नगरीकरण जो हुआ था, क्या हुआ था, गांव में जो अनाज होता था उसको शहरों में लाने के लिए अनेक प्रकार की तकनीकों को विकसित करने लगे। यह अतिरिक्त उत्पादन शहरी देवताओं के लिए एक समान रूप से चला, यानी जो जमीन के स्वामी और सभी पैदावार को स्रोत में विश्वास किया करते थे, यह राजा के द्वारा लिया जाने वाला कर के रूप में ले लेते हैं और शहरी दस्तकारों व्यापारियों को द्वारा दिए गए, यानी दस्तकार जो थे, जो व्यापारी थे, उनको द्वारा दिए गए सामान के बदले में लेने वाली सामग्री हुआ करता था। यानी कह रहे हैं कि धीरे धीरे क्या भैया कि जो गांव थे, गांव में जो अतिरिक्त उत्पादन होता था उनको शहर में बेचने के लिए अलग अलग विधियों को अपना गया, ताकि शहर के लोग हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए, यानी शहर के जो लोग होते थे उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या कह सकते हैं कि गांव में जो अतिरिक्त उत्पादन होता था उसको शहर में लेकर के बेचा जाने लगा। इसी तरह से कानून, परंपरा, विश्वास की पद्धति जो सेना में शक्ति से समर्थित हैं, उपयोग, कृषि औजार, हस्तांतरण, यानी कह सकते हैं कि हर चीज़ का जो होता था, यानी गांव और शहर में हर चीज़ों, यानी एक दूसरी चीज़ों का क्या होने लगा, हस्तांतरण, यानी कह सकते हैं अदला बदली होने लगी, ठीक है, सभी चीज़ों का। जब कृषि का अतिरिक्त उत्पादन शहरों के विकास के लिए आवश्यक है, यानी कृषि में अगर गांव में अतिरिक्त उत्पादन तो इससे क्या होगा, शहरों का विकास इसके लिए आवश्यक है। व्यापारिक क्रियाकलापों का शहरी केंद्रों में विकास बढ़ा, यानी जैसे जैसे व्यापारिक क्रियाकलाप बढ़े वैसे जो हमारे नगर थे उनका विकास पर असर पड़ा, खासकर व्यापारिक मार्ग और बंदरगाहों के। जिस प्रकार से कह सकते हैं जैसे भारत में नगर बसे और नगर बनने के बाद शहरों से यानी गाँव से जो होती थी चीज़ें या वस्तुएं जो होती थी वो आने लगी। इससे क्या हमारे बंदरगाह और जो व्यापारिक मार्ग बढ़े उतना ही महत्व अनेक राज्यों, साम्राज्यों, रियासतों उनके उठने, शहर बढ़े, गिरने से शहरों का ह्रास हुआ। यानी कह रहे हैं जब भारत में कोई नया राज्य बनता था, नया साम्राज्य बनता था तो शहरीकरण हुआ, लेकिन जब किसी भी साम्राज्य का पतन हुआ तो उससे हमारे नगरों का भी ह्रास हुआ, यानी नगरों का भी ह्रास हुए। इसके बाद उपखंड हैं जिसमें हम प्राचीन, मध्यकालीन और औपनिवेशिक भारत में, अब हम क्या देखेंगे, प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में और औपनिवेशिक भारत में नगरीकरण कैसे हुआ, अब हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। लेकिन पहले हम लोग इतिहास में कुछ शहरों के भागों को देखेंगे। पहला देखेंगे जो हमारा पार्ट रहेगा उसको देखेंगे। देखिए क्या रहेगा, पारंपरिक शहरों का वर्गीकरण। प्राचीन भारत में अनेक प्रकार के शहर थे। भैया प्राचीन भारत में क्या था, बहुत शहर नगर हुआ करता था, शहर थे। वास्तुशास्त्र
उत्कृष्ट भारतीय वास्तुकला पर निबंध ने अनेक तरह के शहरों के क्रियाकलापों की विशेषता के अनुसार भिन्नता पर दिखाया। जैसे व्यापार के आधार पर शहर होते थे, व्यवसाय पर, निर्माण पर, प्रशासन पर, सेना संचालन पर क्या होते थे, पारंपरिक शहर हुआ करते। जबकि पारंपरिक शहरों में उनके क्रियाकलापों की विशेषता के आधार पर उनको बृहत रूप में, यानी जो हमारे शहर होते हैं उनके क्रियाकलापों के आधार पर हम शहरों का क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कह सकते हैं। यानी भारत में जो शहर था हम उन शहरों का क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण किया जा सकता है। देखो पहला क्या है, व्यापार और निर्माणकर्ता शहर। नगर में जैसे पट्टन, खेत, निगम इत्यादि जगहों पर वर्ग हैं। यहाँ नगर में एक सामान्य सुरक्षित शहर था जिसका मुख्य गतिविधि आंतरिक व्यापार था। यानी शहरों में भैया एक ऐसा समुदाय रहता था जो क्या करता था, आंतरिक व्यापार करता, यानी इंटरनल ट्रेड करते थे। ठीक है, कह रहे हैं कि शहरों में जो हमारा एक ऐसा समुदाय रहता था, एक मिनट रुकिएगा, व्यापार और निर्माणकर्ता के आधार पे भी शहर बनते थे। जैसे शहर में कुछ क्या होते थे, कुछ समुदाय के लोग होते थे, जैसे पट्टन, द्रोणमुख, खेत, निगम इत्यादि, इस प्रकार के शहरों में वर्ग होते थे। क्या होते थे, एक प्रकार के व्यापारी होते थे जो आंतरिक व्यापार करते थे। पट्टन एक बड़ा व्यापारिक बंदरगाह, यानी कुछ हमारे ऐसे हैं, पट्टन क्या है, एक बड़ा व्यापारिक बंदरगाह है जो नदी और समुद्र के किनारे अवस्थित है। पट्टन की प्रमुख विशेषता यह है कि यह व्यवसायियों जैसे जाति में वैश्यों का शहर है। लोगों के पास पूरा गहना, रेशम, धन, सुगंधित वस्तुएं, अन्य सामान। द्रुमुख खेती इत्यादि से जुड़े आकार में छोटा व्यापारिक केंद्र था। निगम एक बड़ा बाजार था जहां कारीगर निवास करते थे। व्यापारियों और काफिलों में आराम करने की जगह थी। यानी कह रहे हैं कि व्यापार और निर्माण करता है, यानी कुछ हमारे ऐसे शहर हैं जो कुछ ऐसे, जैसे मैंने बताया कि हमारे कुछ ऐसे शहर थे जहां पर वस्तुएं बिकती थी, जैसे भाई बड़ी बड़ी वस्तुएं जैसे रेशम है, सुगंधित वस्तुएं, अन्य सामान बिकता था। द्रोणमुख जो शहर था वो क्या था, खेती से जुड़े जो चीज़ें थी वहाँ व्यापारिक केंद्र था। निगम जो था एक प्रकार का बाजार जहाँ पर कारीगर निवास करते थे। अगला राजनैतिक और सैन्य शहर। अगला जैसे हमने देखा व्यापार और निर्माण करता शहर है, उसी प्रकार से राजनैतिक शहर और सैन्य शहर भी होते थे। राजधानी एक विशिष्ट नियोजित राजनीतिक शहर होती, जो राजधानी होती थी वह भी एक शहर होती, लेकिन वह उसका एक राजनीतिक महत्व होता था। ठीक है, यह राजाओं की राजधानी थी। दुर्ग दीवारों से घिरा हुआ शहर था जिसमें शस्त्रागार, कारखाने के उचित भंडार थे। भैया यहाँ पर अस्त्र शस्त्र कारखाने होते थे। सामान्य रूप से सेना सुख और रानियों भी अनेक ठिकानों और उनके महत्व के दीवारों से घिरा हुआ था। यानी कह सकते हैं कि कुछ ऐसे शहर थे जो सैन्य शहर थे जहां पर सेना निवास करती थी। यानी कुछ ऐसे शहर हैं जो सैन्य जहां पर सेनाएं निवास करती थी। अगला क्या रहेगा, शैक्षणिक या तीर्थ स्थल और मंदिरों के शहर। यानी ऐसे भी कुछ शहर थे हमारे प्राचीन भारत में जहां पर शिक्षा के केंद्र थे, यानी शैक्षिक शहर हुआ करते थे। कुछ तीर्थ स्थल और मंदिरों के अनुसार जो शहर थे, देखो मठ और बिहार शैक्षणिक धार्मिक क्रियाकलाप थे। यानी कोई मठ है, कोई बिहार है, वो क्या था, धार्मिक शहर हुआ करते थे या शैक्षणिक शहर थे। इसका विशिष्ट उदाहरण नालंदा था। अरे नालंदा भी तो हमारा एक शहर था, वो क्या था, शैक्षणिक या शिक्षा का केंद्र था। जबकि द्वारिका है, पुरी है, ये मंदिरों के शहर हैं। जैसे हरिद्वार है, ये तीर्थ स्थलों के केंद्र हैं। मंदिरों का शहर जैसे काशी है, जिसे हम वाराणसी या बनारस, यानी ये जो शहर हैं वो अलग अलग चीज़ों के लिए क्या हैं, जैसे हम इनको जानते हैं, जाना जाता है। यहाँ पर शहरी केंद्र हैं जिन्हें को भारत के दूसरे भागों के समान रूप से देखा जा सकता। उदाहरण के लिए गुजरात के किनारे लोथल है। हड़प्पा सभ्यता के ह्रास के बाद नए शहरी केंद्रों में दोआब के क्षेत्र में आए। वर्तमान समय दिल्ली के आसपास क्षेत्र हैं। दिल्ली ने खुद अनेकों अकालों में अनेक स्तरों पर नगरीय सभ्यता का देखा है। यानी दिल्ली में की अगर बात करें तो वहाँ पर भी अलग अलग समय में अलग अलग नगरों का क्या हुआ या केंद्रों का विकास हुआ। प्राचीन में जैसे हस्तिनापुर आपने नाम सुना होगा। उसके बाद मध्य काल में भारत में बसावट हुई। औपनिवेशिक में इसे हम राजधानी शहर के नाम से जाना। अब राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के रूप में हम दिल्ली को, यानी जो शहर हैं अलग अलग समय में शहर की जो स्थिति थी, जो शहरों का प्रारूप था वह अलग अलग प्रकार था। अब हम देखेंगे प्राचीन और मध्यकालीन भारत में नगरीयकरण कैसे रहा। अब क्या रहेगा, प्राचीन और मध्यकालीन भारत में नगरीयकरण। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में शहरों की विशिष्टता स्थानीय
आर्थिक, राजनीतिक और जनसंख्या की, यानी शहरों की जो विशेषता थी वह आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, या हम कह सकते हैं आर्थिक आधार पर जो हमारे शहरों थे उनकी विशेषताएं थी। पहला, राजनीतिक और जनसंख्यीय आधार पर विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के उद्गम, यानी विभिन्न राजनीतिक जो व्यवस्थाएं थी उनका उद्गम और पतन भारत की संस्कृति इतिहास में शुरुआती नगरीयकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यानी शुरू में जो अगर देखोगे तो भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसकी शुरुआत होती थी या कोई संस्कृति वो नगरीयकरण प्रक्रिया से प्रभावित है। वास्तव में यह राजनीतिक विचार था जिस पर उस अवधि में शहरों का उदय हुआ। अगर हम बात करें, हम लोग क्या है भारत की अगर बात करोगे तो हमारे यहाँ पर क्या हो रहा था कि हमारे यहाँ पर अगर देखोगे तो राजनीतिक और जनसंख्या की दृष्टि से शहरों की बसावट हो रही थी या भारत में शहर बने। इन शहरों की बसावट शासक और उनके रिश्तेदार अनुयायी के इर्द गिर्द होती थी, जिनका प्रमुख उद्देश्य समीप के कृषि क्रियाकलापों और इनसे अतिरिक्त पैदावार प्राप्त कर सकें। यानी भारत में जब केंद्र बने, नए नए शहर बन रहे थे, तो जैसे दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर, दूर दराज के इलाके वहाँ पर राजस्व कैसे इकट्ठा किया जाए, इसके लिए क्या होता था आसपास कोई बड़ा कोई न कोई नगर, कोई न कोई शहर की बसावट है। यानी भैया राजा महाराजा शहर बसाते थे, उनके नात पड़ोसी रिश्तेदार जो होते थे ये भी शहरों की, जैसे हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत काल में और मुगल सल्तनत काल में बहुत सारे नगरीय केंद्रों का विकास हुआ ताकि राज्य का विस्तार किया जा सके या राजनीतिक रूप से या जनसंख्या की दृष्टि से शासन या प्रशासन को चलाया जा सके या राजस्व को इकट्ठा किया जा सके। इस उद्देश्य से भारत में भी नगरीयकरण हुआ। अगला स्थानिक क्या होगा? पारंपरिक शहरों की एक प्रमुख विशेषता है दिनार से किलेबंदी करना, सुरक्षात्मक खाइयों के साथ प्राचीन शहरों की सामाजिक संरचना थी। उदाहरण के लिए विभिन्न जातियों का अलग अलग शहर, या कह सकते हैं कि जातियों के भी अलग अलग शहर होते थे। यानी भारत में क्या बता रहे हैं कि इंडिया में क्या होता था, जातियों के आधार पर या कह सकते हैं कि सुरक्षा या किलेबंदी के आधार पर भी अलग अलग शहर बने। विभिन्न क्रियाकलापों के स्थान पर उदाहरण के लिए निम्न जाति के लोग जो बाहरी शहर के किनारे और दीवार के भीतर के पास जो रहते थे वो रहते थे, शारीरिक श्रम करते थे। वहीं दूसरी और उच्च जाति के लोग प्रशासक होते थे जो किले में रहते थे। आपने सुना होगा जब इतिहास हिस्ट्री में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको क्या बताया था, भारत में मैंने बताया था कि जो शहर बने, ठीक है, शहर जो थे शहरों के पूरे चारों तरफ दीवार होती थी। क्या होती थी? एक दीवार होती थी, ठीक है। जो लोग दीवार के अंदर में रहते थे वो धन्ना सेठ होते थे, अमीर वर्ग होता था। लेकिन जो मजदूर होते थे, अन्य लोग जो गरीब लोग होते थे वो दीवार के बाहर रहते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे आबादी बढ़ी, जैसे जनसंख्या बढ़ी तो इतना ज़्यादा लोग रहने लगे कि अंदर के लोग कौन है, बाहर के लोग कौन है, ये मिट गया। यानी कह सकते हो कि निम्न जाति और उच्च जाति के आधार पर भी भारत में कह सकते हैं कि मध्यकाल में नगरीकरण, ये मैं उसी टाइम का बता रहा हूँ कि भारत में जब भैया कोई नया शहर बनता था, दिल्ली सल्तनत मुगल काल में जब शहर बना तो शहर के आसपास एक बाउंड्री खींची जाती थी, एक दीवार बनती थी। तो दीवार के अंदर बड़े बड़े लोग या अमीर लोग जो घर खरीद सकते हो रहते थे। घर के दीवार के बाहर कौन रहता था? गरीब आदमी, मजदूर आदमी, ये सब लोग रहते थे। इस प्रकार से भी भारत में स्थानिक शहर बने, ठीक है। शहर के किनारे दीवार के पास रहे जो शारीरिक श्रम करते थे, यानी दीवार की दूसरी तरफ कौन रहता था भैया? जो शारीरिक श्रम करता है, यानी मजदूर लोग रहते थे, ठीक है। वहीं दूसरी ओर उच्च जाति के लोग जो शासन चला, उच्च जाति के लोग जो क्या होते, जो प्रशासन को चलाते थे वो किले के यानी दीवार के अंदर जो किला होता था वहां पर रहते थे या किले में रहते थे। अब रहेगा आर्थिक और सामाजिक शहरों की बात करेंगे। अगला हमारा क्या रहेगा? आर्थिक और सामाजिक शहर। देखिए, यद्यपि राजाओं ने राज्य का संपूर्ण इतिहास में उदय और पतन हुआ। अगर पूरे इतिहास की बात करेंगे तो वहाँ पर अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं का भैया उदय होता था और अलग अलग लोगों का पतन हुआ। फिर भी पारंपरिक शहरों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक स्थिर है। यानी जो सामाजिक और सांस्कृतिक शहर थे वो काफ़ी हद तक वैसे ही बने रहे। लेकिन भारत में राजा महाराजा तो बदलते रहते थे, नगर केंद्र बनते रहते थे, लेकिन जो आर्थिक और कह सकते हैं जो धार्मिक आधार यानी सामाजिक कह सकते हैं वो सेम ही रहे, ठीक है। यानी उनमें काफ़ी यानी सामाजिक और आर्थिक संस्थान में काफ़ी हद तक स्थिरता रही। कारीगर और व्यापारिक लोग मंडी से संगठित होते थे जिन्हें श्रेणी कहा जा सकता था। आपने बताया जो व्यापारिक लोग होते थे जो क्या थे उन्हें क्या बोला जाता था? श्रेणी कहा जाता था। जो मंडी यानी जो सब्जी मंडी या कैसे व्यापार से जुड़े हुए लोग होते थे। इन शहरों में एक जाति के पेशे पर आधारित शिल्पी रहते थे। यानी ऐसे भारत में ऐसे भी शहर रहते थे जिसमें एक जाति के शिल्पकार रहते थे भैया, कोई कहीं पर कारीगर है, कहीं पर अन्य शिल्पकार जो होते थे वो रहते थे। विभिन्न जातियों के शिल्पी रहते थे जिन्हें पुंगा कहते थे।
पारंपरिक शहरों में महत्वपूर्ण कार्य में, पारंपरिक जो शहर होते थे वो हमारे शहर जैसे बैंकिंग है, व्यापार है, निर्माण है, काफ़ी हद तक न्यायिक भी रहते हैं। न्यायिक का मतलब जो न्यायालय फैसले वैसे सुनाते थे वो लोग रहते थे इत्यादि शिल्पी संघ द्वारा किए जाते थे। यानी जो कई सारे ऐसे शहर थे जो आर्थिक और सामाजिक रूप से जो शहर बसे हुए थे, यानी सामाजिक और आर्थिक आधार था यानी उनका सामाजिक। अब देखेंगे उपनिवेशवाद के अधीन नगरीयकरण। जब भारत में अंग्रेज आया, ठीक है, तब भारत में नगरीयकरण कैसे हुआ इसको देखेंगे, ठीक है। नहीं, भारत में अंग्रेजों के समय नगरीयकरण या नगर कैसे रहे। यूरोपियन औपनिवेशिक व्यापारियों ने भारत में आने से नगरीयकरण की प्रक्रिया में एक नए चरण में, यानी कह सकते हैं कि यूरोपीय लोगों के आने से जो हमारे औपनिवेशिक व्यापारी थे, औपनिवेशिक व्यापारियों के आने से भारत में जो नगरीयकरण की प्रक्रिया थी उसमें उसमें परिवर्तन, एक नए चरण में हमारा जो व्यापारिक नगरीयकरण था वो प्रवेश किया। समुद्री किनारे पर क्षेत्रीय यानी पोर्ट के साथ व्यापारिक केंद्र के रूप में शुरुआत व्यापार के उद्देश्य से महत्वपूर्ण हो गए। यानी अब जो हमारे समुद्र के किनारे जो रास्ते होते थे उनको भी पोर्ट बनाया गया, वहाँ से हमारे व्यापारिक केंद्र बने। यानी अब समुद्र के किनारे भी नगर बनने लगे और वहाँ से भैया क्या हो गया, व्यापार शुरू हो गया। अंग्रेज क्यों समुद्र के किनारे से आया था, तो अंग्रेजों ने क्या किया, जितने भी समुद्र के किनारे थे उनको क्या बनाया, व्यापारिक केंद्र बनाया। क्योंकि अब हमारा जो व्यापार था वो किसके, समुद्र के किनारे यूरोप और अन्य देशों तक होगा। इसलिए जो हमारे समुद्र के किनारे जो रास्ते थे या जो थे वहाँ पर क्या बने, नगरीय केंद्र बने, ये अंग्रेजों के हुए, ठीक है। 7वीं और 8वीं 17वीं और 18वीं शताब्दी में नए शहरों को देगा। व्यापार की दृष्टि से अगर बात करें तो भारत में 17वीं यानी 17 और 18 जो सेंचुरी थी उसमें कह सकते हैं नए शहरों का उदय हुआ। 19वीं शताब्दी में राजनीतिक केंद्रों के रूप में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जैसे शहर बने। यानी राजनीतिक रूप से अगर देखोगे, जैसे कोलकाता, क्योंकि कोलकाता प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों के समय, मुंबई प्रेसिडेंट थी, मद्रास प्रेसिडेंसी जैसे शहर बने। जब ब्रिटिश शासकों ने अपने आप को भारत में सुदृढ़ किया, यानी जब अंग्रेजों ने खुद को भारत में मजबूत कर लिया, इस अवधि में नगरीयकरण की प्रक्रिया आसान हो गई। यानी जब अंग्रेज भारत में पूरी तरीके से स्थापित हो गए तो भारत में जो नगरीयकरण की प्रक्रिया थी वह पूरी तरीके से क्या हो गई, हम कह सकते हैं वह भी धीरे धीरे मजबूत हुई। इस अवधि में नगरीयकरण की प्रक्रिया आसान हो गई, आर्थिक अवसरों को बृहद बनाया गया। यानी जो आर्थिक अवसर थे उनको और भी अलग, बृहद माने बड़े लेवल पर बनेगा, और लोगों की सामाजिक क्षैतिज नए आर्थिक और राजनीतिक संस्थानों का विकास करके यातायात और संचार में संसाधनों के जैसे टेलीग्राफ, रेल, सड़क, जलमार्ग विकसित करने की पद्धति में बृहद प्रयोग। जैसे जैसे भारत में अंग्रेजों के आने के बाद जैसे रेल का संचार हुआ, ठीक है, डाक का संचार हुआ, भैया डाक चला, यातायात के केंद्र बने, इन सब चीज़ों के होने से क्या भारत में जो नगरीकरण था वह बहुत तेज़ी से हुआ। यानी अंग्रेजों के आने के बाद भारत में जो नगरीकरण था वह बहुत तेज़ी से और बहुत तीव्र गति से होने लग गया। क्योंकि जो यातायात के साधन हो, संचार के साधन हो, रेल हो, सड़क हो, जलमार्ग हो, इन चीज़ों की क्या हुई, ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ी और जो हमारे नगर थे उनमें धीरे धीरे नगर और भी बनने लग गए, ठीक है। पारंपरिक कुटीर और छोटे उद्योग ध्वस्त करके ग्रामीण कारीगरों और मजदूरों को व्यवसाय के लिए शहरों की अस्थायी और अस्थायी रूप लगा। यानी अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में जो छोटे छोटे उद्योग होते थे जो गांव में चलते थे, वो क्या अंग्रेजों के आने के बाद भारत में जो व्यापार था पूरी तरह ठप पड़ गया। जब व्यापार पूरी तरीके से ठप पड़ा तो गांव के जो लोग थे वो धीरे धीरे काम की तलाश में, काम करने के उद्देश्य से अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से वो लोग भी भैया शहरों में आने लग गए, ठीक है। उपनिवेशवाद के अधीन नगरीकरण एक नई प्रक्रिया अमेरू में, यानी जब भारत में अंग्रेजों के गुलाम था तो भारत में नगरीकरण की जो प्रक्रिया थी वह उसमें एक नई प्रक्रिया आई। शिक्षा का फैलाव करके, यानी शिक्षा का फैलाव हुआ, नए संस्थानों की स्थापना हुई के कारण नगरीय केंद्रों को बदल दिया। नौकरी जैसे शिक्षक, पत्रकारिता, वकील इत्यादि ने नए विश्व दृष्टिकोण को जन्म दिया। नगरीय केंद्र नए सामाजिक और राजनीतिक विचारों या आर्थिक क्रियाकलापों और जनसंख्या केंद्र के रूप में विकसित। अब कह सकते हैं कि हमारे जो नगर थे वो राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से, क्रियाकलापों के रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो हमारे केंद्र यानी जनसंख्या के रूप से हमारे जो शहर थे या जो नगर थे उनको उपनिवेशवाद अंग्रेजों के समय में उनका क्या हुआ, विकसित होने लगे।
अनेक आर्थिक अवसरों और व्यावसायिक और सामाजिक गतिशीलता में नगरीय भारत समय, यानी भारत में क्या व्यावसायिक गतिशीलता, यानी अवसर भी बहुत ज़्यादा थे। व्यावसायिक और सामाजिक गतिविधियों के कारण भारत में नगरीयकरण जो था वह संभव हुआ, और भारत में इसी प्रकार से हम कह सकते हैं नगरीयकरण जो था वह आगे चला। अगला जो हमारा रहेगा 5.4 रहेगा, स्वतंत्र भारत में नगरीयकरण कैसे हुआ, यानी भैया आज़ादी के बाद भारत में नगरीयकरण कैसे रहा। भारत में बीते वर्षों में शहरी क्षेत्रों में निर्धारण का मापदंड अनेक बदलाव सुधार होकर जुड़ने लगे। 1901 में किसी क्षेत्र या शहर के रूप में वर्णन करने का मुख्य कसौटी उसका प्रशासनिक ढांचा होता था और आर्थिक विशेषताएं। पहले जो हमारे भारत में नगर होते थे, नगर है या शहर है, इसके करने के लिए एक ढांचा होता था। भैया किसी को नगर या शहर कैसे बोले जाए, इसका एक पैमाना होता था, ठीक है। परिणाम स्वरूप अनेक शहरों को वास्तविक मात्रा में अधिक बढ़ा हुआ गांव के रूप में मान लिया गया था। अनेक प्रशासनिक और जनसांख्यिक विशेषताओं के अतिरिक्त 1961 में शहरी क्षेत्रों को आर्थिक विशेषताओं के आधार पर, यानी 1961 में जब देश आज़ाद हुआ तो 1961 में क्या हुआ हमारे देश में, क्या शहरी क्षेत्रों को आर्थिक विशेषताओं के आधार पर बताया गया। 1961 की जनसंख्या में जिस परिभाषा को स्वीकार किया गया वही 1971, 81, 91 और फिर 2001 में वही परिभाषा लागू की गई। इस परिभाषा के अनुसार शहरी क्षेत्र कौन है, यानी भारत में जो शहर कौन है, स्वतंत्र आज़ादी होने के बाद हमने शहरों की एक परिभाषा बनी, यानी भारत में शहर कौन होगा, शहरों को कैसे बोलेगा। पहला पॉइंट क्या रहेगा, वह जगह या तो जो नगर निगम या नगर क्षेत्र हो, एक शहर सीमित के अधीन हो, अधिसूचित हो, क्षेत्र या छावनी के अधीन होगा। यानी अगर कोई ऐसी जगह है जो नगर निगम है या नगर क्षेत्र है, अगर कोई छावनी है जैसे कोई भी आर्मी छावनी या किसी प्रकार की छावनी है, तो उसे हम नगर के रूप में जानेंगे या उसे हम शहर के रूप में कहेंगे। कोई भी जगह जहाँ पर निम्नलिखित मान, कोई भी अगर जगह वहाँ पर, यानी भारत में आज़ादी होने के बाद नगर जो होंगे या शहरों को हम कैसे मानेंगे, जहाँ पर कम से कम 5,000 लोग रहते हों, जहाँ पर भैया कम से कम 5,000 लोग रहते हों, कम से कम 75% लोग गैर कृषि कार्यों में जुड़े हैं। किसी जगह पर अगर 5,000 से अधिक लोग रहते हैं और 75% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है भैया, 75% से ज़्यादा भैया जो जनसंख्या है वह गैर कृषि, यानी वो लोग कृषि नहीं करते हैं बल्कि अन्य किसी वर्ग कामों को करते हैं, उसमें लगे हुए हैं। घनत्व तो कम से कम 1,000 व्यक्ति मील हो, यानी जो जनसंख्या घनत्व है वह एक किलोमीटर के अंदर में कम से कम 1,000 व्यक्ति, यानी जनसंख्या घनत्व कम से कम 1 मील हो। ऐसी जगह जहाँ कुछ उच्चरित शहरी विषय, यानी एक वो जगह ऐसी हो जहाँ पर कुछ शहरी विशेषताएं हो, जैसे सुविधाओं के नाम पर औद्योगिक क्षेत्र हो, आवासीय हो, पर्यटक हो, ऐसे महत्व हो, या नगर में किसी न किसी प्रकार की सुविधा हो। अगर ये सारी चीज़ें की कहीं पर हैं तो उसे हम स्वतंत्र भारत में नगर बोला जाएगा या उसको शहर के रूप में वर्णित किया जाएगा। ये सभी विशेषताएं भारत में जब आज़ाद हुआ हमारा देश, इन सभी अगर विशेषताएं होंगी तो हम उसे शहर कहेंगे। एक शहरी संकुलन लगातार शहरी फैलाव को बनाता है, यानी जो शहरीकरण होता है, यानी जो शहरी सोच होती है, जो शहरी संकुलन होता है, लगातार शहरी फैलाव को बनाता जा रहा है। सामान्य रूप से इसमें शहर के आसपास शहरी वृद्धि, अगर आप देखोगे जो शहर है भैया वो हमारे देश में करा लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप देखोगे जो शहर है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। गाँव जिसे आपने देखा, अगर आपका गाँव ना शहर से लगता है ना, तो धीरे धीरे देखा होगा कि भैया शहर तो बढ़ता चला जा रहा है। तो शहर जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, या संगठन के रूप में या सीमापता, धीरे धीरे जो शहर और गांव की जो सीमा है वह धीरे धीरे कम हो रही है, यानी शहर बने। जनसंख्या रिपोर्ट 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या की अगर देखें, नगरीय क्षेत्रों में मोटे तौर पर निम्न प्रकार से, यानी जो भारत की जो नगरों की जनसंख्या है निम्न आधार पर हम उसको क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं या बांटा जा सकता है। पहले क्या है, वैधानिक शहर, यानी वैधानिक शहर का मतलब होता है जिन्हें कानूनी रूप से उनको शहर माना गया है। सभी जगहों पर नगर पालिका, निकाय, छावनी बोर्ड, अधिसूचित शहर, समुदाय इत्यादि हो, यानी ऐसे शहर भैया जहाँ पर नगर पालिका है या नगर निगम है, छावनी है, कोई न कोई निकाय है या क्षेत्र हो गया, इसको शहर। जनगणना शहर, सभी गांवों की पहले जनगणना हुई जिसमें 5,000 से अधिक हो, कम से कम 75% लोग गैर कृषि काम करते हों, जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 प्रति व्यक्ति हो, ये होना चाहिए। शहरी
जो अगर बात करें शहरी लगातार शहरी फैलाव होता हो एक शहर से दूसरे शहर में, शहर की वृद्धि लगातार हो, यानी शहर में लगातार वृद्धि या बढ़ोतरी होती रहे, जैसे रेलवे कॉलोनी हो, विश्वविद्यालय हो, पर्यटन है, इन सभी क्षेत्रों का अगर विकास होता रहता है। अगर ऐसी कोई जगह, भैया कह रहे हैं अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ पर नगर पालिका है, कोई न कोई छावनी बोर्ड है, ठीक है, या कह सकते हैं उसकी जो जनसंख्या है वह 5000 से लोग अधिक रहते हैं, ठीक है, और 75% से अधिक लोग क्या करते हैं, वो 75 से गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, जनसंख्या घनत्व 400 से अधिक है, ठीक है, शहर लगातार वृद्धि कर रहा है, शहर लगातार बढ़ रहा है, और शहर में अन्य चीज़ें हैं, जैसे वहाँ पर अन्य चीज़ जैसे रेलवे कॉलोनी हो, विश्वविद्यालय होगा, पर्यटन का कोई क्षेत्र होगा, तो इस शहर के रूप में या नगरीकरण यानी इन्हें नगर के रूप में माना जाएगा। पूर्णतया स्पष्ट वर्णित शहर या नगर केवल शहर या नगरों की अभिवृद्धि को शहरी जमावत मानते हैं। 1961 की जनगणना के समय शहर समूह के विचार को शहरी विस्तार से विस्तृत किया गया। यह 1971 में शहरी संकुलन के विचार आया ताकि शहरी निरंतरता प्रक्रिया और शहर की प्रवृत्तियों को अन्य संबंधित मामलों में अच्छी पुष्टि में। यह विचार बिना किसी बदलाव या सुधार के 2001 की जनगणना में आया। देखो आगे जो यहाँ पर टेबल दी गई उस टेबल को देखिएगा। टेबल क्या बता रही है, तालिका जो केंद्रों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाएगा, दर्जा 1, यानी ऐसे शहर 2001 जैसे 1000 से अधिक जनसंख्या वाले हमारे कौन से शहर हैं भैया, जहां पर 10 लाख से भी अधिक लोग रहते थे 2001 के अनुसार कह रहे हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली मुंबई था। 50,000 या उससे ज़्यादा लोग जहाँ पर रहते हैं, जैसे पुणे मुंबई शहर हमारे शहर थे। 20,000 से 49,000 के बीच में जो शहर हैं, जैसे हमारा कोची आगरा है। 10,000 से 20,000 के बीच में जहाँ लोग जैसे इलाहाबाद फरीदाबाद है। 5,000 से 99,000 तक लोग जहाँ रहते हैं, जैसे रायपुर और मैसूर है। 5,000 से कम जो जनसंख्या के लोग रहते हैं उनको भी शहर बोला गया, जैसे जामनगर और इटाऊ जो शहर होते थे। यानी इस आधार पर हमने शहरों को वर्गीकृत किया या शहरों को बोला है। अगली हम देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अवधि में शहरी जनसंख्या का महत्व के रूप में बढ़ी है। भारत में शहरी जनसंख्या 1901 में 25% से मिलियन से बढ़कर 1951 में 62 मिलियन हो गई, ठीक है, यानी जनसंख्या बढ़ रही, यानी शहरी जनसंख्या। और 2001 में 285 मिलियन शहरी जनसंख्या बढ़ी। फलस्वरूप कुल शहरी जनसंख्या में 10 गुना वृद्धि, यानी शहरी जो जनसंख्या वो लगातार भैया बढ़ रही है। भारत के कुल शहरी जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार विश्व में शहरी जनसंख्या का 10% है। 1901 में जो हमारी जनसंख्या जो कुल जनसंख्या थी 283 थी, शहरों में 25% जनसंख्या थी, गांव में 10 थी। यानी धीरे धीरे अगर हम बात करें जो शहरों की जनसंख्या क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है, या उसमें लगातार क्या रहा, परिवर्तन हो रहा है या लगातार। अगला जो है स्थानिक देखेंगे, इसमें क्या था, स्थानिक असमानता ने भारतीय शहरी परिदृश्य को स्थान के रूप में अंकित किया है। यह असमानताएं खास करके असंतुलित जनसंख्या जमाव, क्षेत्रीय असमानता, कभी कभार जनगणना द्वारा दी गई शहरी परिभाषाओं में बदलाव करती हैं। इसे हम प्रसंग में 2 अवधारणाओं का करते हैं, जैसे एक अति शहरीकरण, एक उप शहरीकरण होता है। यानी कुछ शहर ऐसे होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा विकास हो गया है, ऐसे शहर हैं जिनका कम विकास हुआ है। जब नगर और शहरी क्षेत्र में जनसंख्या में जगह देने, जैसे कोलकाता मुंबई है, नागरिक सुविधा प्रदान करते हैं, विद्यालय अस्पताल इत्यादि, खान पान की ज़रूरतें हैं बाधा में, ताकि अति नगरीकरण, यानी जैसे हमारे कोलकाता है, मुंबई है, ये क्या है, अति नगरीकरण इनमें हुआ है। बहुत ज़्यादा ज़रूरतें, जो चीज़ें सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं भैया, ठीक है। जैसे दिल्ली दूसरे में देखें, उपनगरीकरण के उदाहरण है। इसका मतलब है कि नगर के आसपास गाँव को शहर के मिलाकर के बनाया गया। जैसे दिल्ली है, दिल्ली के जो आसपास के जो गाँव थे उनको मिलाकर के शहर बना दिया गया दिल्ली में, ठीक है। इसी को बोलते हैं उपनगरीयकरण। नगर के आसपास क्षेत्रों में नगर की सीमा के भीतर मिला लेना। शहर के आसपास के सभी प्रकारों में उनमें, यानी कहने का मतलब है कि जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं वो तो बने, जैसे दिल्ली, जैसे मुंबई है और कोलकाता है तो बने, ठीक है। लेकिन जैसे उपनगरीकरण का मतलब होता है कि एक छोटा सा नगर था, आसपास के इलाकों को मिला करके एक हमने बड़ा शहर बना लिया, जैसे हम भारत में दिल्ली को देख रहे हैं, ठीक है। अगला आर्थिक आधार पर देखेंगे। देखो आर्थिक आधार पर अगर हम देखेंगे, स्वतंत्र भारत में नगरीकरण में आर्थिक विशेषताओं पर बात करते समय व्यवसायिक विविधता और देशांतर महत्वपूर्ण है। 1991 में लगभग कुल कामगारों का
67% कृषि में था। यानी अगर बात करें 1991 में जो मजदूर या काम करने वाले लोग थे 61% जो लोग थे वो क्या थे, कृषि कार्यों में लगा हुआ था। 2001 में कुल कामगार मत यानी फिर 2001 में जो कामगार थे 58% है जो कृषि कार्यों में लगे हुए थे। ठीक है, 2001 की जनगणना का परिणाम यह स्पष्ट बताता है कि मजदूरों की बसावट में परिवर्तन हुआ। जो पहले लोग कृषि कार्यों में लगे हुए थे अब वह सामान्य रूप से कृषि से अलग पेशे में लग रहे हैं। यानी पहले लोग कृषि कार्यों में ज्यादा लगे हुए थे लेकिन अब लोग कृषि कार्यों को छोड़ करके अन्य कामों में ज्यादा लग रहे हैं या अन्य कामों को ज्यादा कर रहे हैं। ग्रामीण आपदा, जैसे ग्रामीण कोई आपदा आ गई, बेरोजगारी, उन कारणों से जिसके कारण नगरीय जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। भैया जैसे गांव में कोई आपदा आ जाए, बेरोजगारी पड़ेगी तो गांव का आदमी जो होगा उस शहर में जाकर के भैया बसना शुरू कर देगा। अतिरिक्त ग्रामीण श्रम यानी गांव में अतिरिक्त रोजगार पाने की आशा से नगरीय केंद्रों में तरफ जा रही है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नहीं है। अनेक उम्मीद जैसे अच्छी नौकरी है, अच्छा घर है, अच्छा इलाज है, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा यातायात है, इन प्रमुख कारणों से भी भारत में नगरीयकरण बढ़ रहा है जिन्होंने ग्रामीण जनसंख्या या घनत्व में साथ ही शहरों की तरफ खींचकर लाई है। गांव से पलायन की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब कृषि क्षेत्र में तुलनात्मक परिणाम नहीं होते। भैया कृषि में अगर बहुत अच्छा खेती किसानी नहीं होगा तो गांव का आदमी शहरों में चला जाएगा। आज जो गांव के लोग शहरों में बस रहे हैं, क्यों बस रहे हैं भैया? शहर में अच्छी शिक्षा होगी, अच्छी सुविधा होगी, 24 घंटा बिजली होगा, अस्पताल होगा, सभी सुविधा होंगी। इसीलिए गाँव के लोग क्या है, यानी आर्थिक आधार को देखते हुए या सुविधाओं के आधार पर भी हमारा जो नगरीयकरण है स्वतंत्र भारत में बोले वो हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से औद्योगिकरण को नगरवाद का आधार नहीं मान लेना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में असंतुलित जमीन और आदमी का अनुपात परिणाम रूप में भी होना चाहिए। यानी अगर बात में शहर जो है लगातार बढ़ते चला जाए, यानी शहर जो हमारे बढ़ रहे हैं। सामाजिक सांस्कृतिक भारतीय नगरों में जैसे नस्ल, जाति, वंश, वर्ग, संस्कृति से संबंध में विविधता हासिल किया है, लेकिन प्रवासी लोगों ने अपनी अलग संस्कृति परंपरा में शहरों को बसाया है। इनके बॉस बताते हैं प्रवासी लोग उन लोगों के पास रहते हैं जिनके पास उनकी भाषा, क्षेत्र, स्थान, जाति, वंशानुगत गठबंधन है। अनेक शहर जैसे मिश्रित चरित्र हैं। उदाहरण के लिए जैसे राजधानी शहर कह रहे हैं, कुछ ऐसे शहर होते हैं जहां पर मिक्स्ड लाइफ के, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में पूरे देश के लोग रहते हैं, लेकिन अन्य शहरों में अगर जाओगे जैसे चंडीगढ़ जाओगे तो वहां पर पंजाबी कल्चर आपको ज़्यादा मिलेगा। जैसे दिल्ली में आकर रहते हो तो वहां पर बिहार का लोग भी है, हरियाणा का लोग भी है, पंजाब का लोग भी है, यूपी का लोग भी है, राजस्थान का लोग भी है, साउथ के लिए, यानी वहाँ पर मिक्स्ड कल्चर है दिल्ली में। लेकिन अगर आप मान लो कि अगर आप जाकर के मुंबई में रहोगे तो वहाँ पर मराठी सभ्यता ज़्यादा होगी। शहर तो है लेकिन एक सभ्यता ज़्यादा है, वहाँ पर डोमिनेंस पाया जाएगा। अगर आप आगरा में रहोगे तो यूपी के लोगों का डोमिनेंस रहेगा, यानी आगरा एक शहर है। लेकिन एक कह सकते हैं कि परंपरा के आधार पर भी कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पर नगर जाति, कह सकते हैं कि जाति, वंश, परंपरा और संस्कृति का डोमिनेंस भी किसी किसी शहरों में पाया जाता है। कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पर मिश्रित हैं, जैसे राजधानी जो शहर होता है उसी प्रकार राजधानी शहर व्यापार और व्यापार केंद्र हैं, जैसे रेलवे के केंद्र, महत्वपूर्ण जनसंघ इत्यादि। शहर का पुनरात्व या मुख्य भाग होता है जहाँ पर ऐसे अनेक भारतीय शहर हैं बताया जाता है। खासकर पारंपरिक शहर जैसे आगरा के पड़ोस में जाति या सामूहिक जाति के सजातीय रूप में होता है, यहाँ अछूतन बटन जाति के लोग खासकर रहते हैं। यानी कुछ भारत में कुछ भैया ऐसे शहर हैं जो वहाँ पर कुछ खास जाति की, जैसे मैंने आपको चंडीगढ़ बताया, पड़ोस वंश यानी अभिरुचि के लोग रहते हैं। यानी कुछ हमारे जो भारत में जो शहर बसे हैं कहीं पर किसी शहर में खास जाति या खास प्रजाति के लोग हैं और कहीं पर मिक्स्ड कल्चर है, मिक्स्ड संस्कृति है, मिक्स्ड सभ्यता है और मिक्स लोग वहाँ पर निवास करते हैं या वहाँ पर रहते हैं। सामाजिक स्तरीकरण में स्वतंत्र नगरीकरण समाज में एक नया रूप लिया है। यह माना जाता है कि नगरीकरण से शहरी क्षेत्रों में जाति अपने आप वर्ग में बदल जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था शहर में भी उपस्थित है, यद्यपि महत्वपूर्ण संगठनात्मक उदाहरण के रूप में बताया जाता है। यानी भैया कह रहे हैं कि जो शहर में हो वह जात पात कम है लेकिन वहाँ पर वर्ग आधार हो जाता है, लेकिन अब भी शहर बनने के बाद भी जो जाति है वह अब भी बची। ऐसा नहीं कि शहर बनने से वहाँ पर जातियाँ मिट गई, सभी भाईचारे गले लगा ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिर भी वहाँ पर जो जाति नहीं बल्कि वहाँ पर वर्ण बन गया। भैया अमीर आदमी अमीर से मिलेगा शहरों में, गरीब गरीब से मिल रहा है, व्यापारी व्यापारी से मिल रहा है, यानी इस प्रकार से वहाँ पर वर्ग रूप ने ले लिया है, उसको बताया जाए। यानी जो हमारे शहर हैं वह ज़्यादातर क्या हैं, कुछ धार्मिक शहर हैं। यानी अलग अलग स्वतंत्र भारत में जो शहर हैं उनकी अलग अलग प्रकार की विशेषता हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं। ठीक है, इतना रहा, ये हमारा क्या रहा, इंपॉर्टेंट रहा इतना।
अगला जो हमारा रहेगा जैसे नगरीय ग्रामीण नगरीय सातत्य क्या है, इसको भी देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, अगली क्लास में देखेंगे। और भारत में नगरीयकरण के मुद्दे क्या हैं, ये 2 पॉइंट बचा हुआ है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।